मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। ऐसा नहीं कि जो बड़े संवेदक आते हैं वही कमाते हैं। तो अपराधी मिलते थे सीएम हाउस में। जरूरत पड़ने पे आप ट्रांसफार्मर उठवा लेते। लालू जी के साले ने एक्सेप्ट किया, जरूरत पड़ता है तो खुद से डंडा उठाना पड़ता है, खुद से भी डंडा उठा केस किया है। केस वापस करो वरना अगली बार गोली और मारेंगे और लोगों को उठा के ले जाएंगे। जंगल राज का नुकसान था तो कभी कभी हम लोग भी उसका फायदा उठाते हैं कि विधायक लापता, विधायक भागे। लेकिन आपके बारे में, मेरे बारे में, बिहार की एक विधानसभा है छातापुर। वहां पे ललित नारायण मिश्र और जगन्नाथ मिश्र का जब नाम लेते हैं बिहार के लोग तो बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। अब उस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं नीरज कुमार सिंह बबलू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। आपके विधानसभा में एक मल्टी विलेज बनाने की बड़ी चर्चा हो रही है। कई करोड़ रुपए, मतलब 300 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है वो। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि मल्टी विलेज प्रोजेक्ट बिहार में क्या है। देखिए, पीएचडी डिपार्टमेंट का काम है हर घर नल का जल पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, सपना है कि हम हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचाएंगे। तो विभाग उस पर काम कर रही है। लेकिन इन दिनों क्या हुआ है कि जैसे हम लोग हर घर नल का जल पहुंचाते हैं तो अंदर से बोरिंग करके पानी निकालते हैं और बोरिंग का पानी को शुद्ध करके फिर लोगों तक पहुंचाते हैं, फिल्टर करके पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अभी 2-4 सालों से क्या चल रहा है कि वाटर लेवल भाग रहा है, नीचे चला हाँ, नीचे चला जा रहा है। बारिश की कमी से या तेज गर्मी की वजह से वाटर लेवल भाग रहा है। तो कई जगह हमारा पंप सूख जा रहा है, मोटर ये चापाकल सूख जा रहा है और जो पानी हमारे यहाँ वेस्ट होता है, अब हम लोगों ने तय किया है कि जो नदी का पानी जिसे सतही वाटर कहते हैं, हम इसी पानी का इस्तेमाल करेंगे और एक जगह पानी को लेकर के उसे क्लीन करके और फिर पाइपलाइन के थ्रू हम हर घर पहुंचाएंगे। ये मल्टी विलेज सिस्टम करके हमारे यहाँ काम हो रहा है। कई जगह हम लोग ने कर चुके हैं। हम लगभग हमको लगता है कि 1 दर्जन जगह हम लोग ने किया है। अभी 2-3 जगह और हमने सैंक्शन किया है, जिसमें एक छातापुर भी सैंक्शन किया। 320 करोड़ की लागत से इसको होना है और पूरा इलाका हमारा आयरन प्रभावित है। पूरे आयरन से लोग परेशान रहते हैं। जो पानी पीते हैं वहाँ का, उससे परेशानी होती है। तो उसको शुद्ध करते हुए मल्टी विलेज सिस्टम हमने ले आया है। जो बगल की नदी है उस नदी से पानी उठाया जाएगा और कोई बोरिंग नहीं होगा। उस पानी को ट्रीटमेंट करके लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे बड़ा फायदा ये होगा कि शुद्ध पानी तो लोगों को मिलेगा। किसानों के लिए बड़ा फायदा होगा कि वाटर लेवल नहीं भागेगा तो पटवन में भी आसानी होगी और फिर फ्यूचर में कभी वाटर का क्राइसिस नहीं होगा। और जो वेस्टेज वाटर होता है, जो नदी का पानी बरसात में आता है फिर बह के गंगा में चला जाता है, गंगा से फिर समुद्र में चला जाता है, तो उसी पानी को रोक करके हम लोग उपयोग कर पाएंगे, जिससे हमारा वाटर बैलेंस रहेगा और इससे बड़ा फायदा होगा। और धीरे धीरे डिपार्टमेंट धीरे धीरे पूरे राज्य में इसी पे काम करेगी। अभी दर्जन भर हो चुका है, 2-3 अभी हम लोगों ने सैंक्शन किया है और आने वाले समय में ये केंद्र का भी गाइडलाइंस है कि हम लोगों को पानी पे विशेष तौर से काम करना है और जो ग्राउंड वाटर है उसको बचाना है। ग्राउंड वाटर को बचा कर रखना है, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा लगता है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे दुनिया में, वाटर क्राइसिस होगा। और जब पूरे दुनिया में वाटर क्राइसिस होगा तो जो हम लोग का बिहार है ये बचाव होगा यहाँ पे। वैसे हमारे यहाँ दक्षिण बिहार में अभी भी क्राइसिस हो जाता है, 300 फुट 400 फुट पे पानी चला जाता है। लेकिन जो उत्तर बिहार का इलाका है ये मैक्सिमम हम लोग का पूर्णिया, सहरसा, जो ये बेल्ट है, कोसी और सीमांचल का बेल्ट है, मिथिलांचल का भी थोड़ा बेल्ट है, जहाँ वाटर लेवल ठीक ठाक रहता है। हमारे यहाँ तो 10 फुट पे पानी है और फ्यूचर में अगर ज्यादा क्राइसिस होगा तो हमारे यहाँ से पानी बाहर जाएगा। ऐसी स्थिति वहां की है। लेकिन शुद्धता का अभाव, जो आयरन इफेक्टेड एरिया है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं आर्सेनिक है, तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग ये सिस्टम ला रहे हैं मल्टी विलेज, जिससे पूरे एक प्रखंड में स्वच्छता से पानी जाएगा। तो ये बड़ा स्कीम है, इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और शुद्ध पानी पीना मनुष्य के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी चीज से पहले शुद्ध पानी, क्योंकि पानी की वजह से कई बीमारियां होती है। अभी सर्वे में भी आया है कि बीमारियों में कमी आ रही है क्योंकि लोग पानी फिल्टर पानी पी रहे हैं, तो उससे हैजा है, घेगा है और कई तरह का ऐसा प्रॉब्लम होता है, कई महामारी होता है जिससे बचाव होता है। समय से पहले दांत टूटना हो जाता है, बाल पकना हो जाता है, पेट की गड़बड़ी होती है। अगर आप शुद्ध पानी पिएंगे तो पेट की गड़बड़ी से बचाव होगा और पेट की गड़बड़ी से बड़ा बदलाव आता है। तो कई बीमारियों में काफी चेंजेज आया है शुद्ध पानी से। तो इसका बड़ा उत्साह है लोगों में कि ये होगा तो अच्छा होगा। आपने जिक्र किया बिहार में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के। बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है कि 1000 में से आज भी 25 बच्चे बेहतर
इलाज न मिलने की वजह से, या कि जिन चीज़ों का आपने ज़िक्र किया है कि ये समस्याएँ आती हैं, इस तरह के कारणों की वजह से वो नहीं ज़िंदा रह पाते हैं। निसंदेह पहले वो 37% तक था, अभी उसमें सुधार है। लेकिन भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, उसमें गिरावट आया है और धीरे-धीरे उस पे हेल्थ डिपार्टमेंट भी काम कर रही है। हमारा डिपार्टमेंट भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण डिपार्टमेंट, इसलिए इसका नाम रखा गया था, कहीं न कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड काम होता है। हुँ, हुँ। तो ये डिपार्टमेंट जिस तरह से काम कर रही है कि पानी का गड़बड़ी ना हो, पानी की गड़बड़ी से बहुत बीमारियाँ होती हैं और पानी का गड़बड़ी अगर बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें काफ़ी गिरावट आएगा, क्योंकि प्राइमरी गड़बड़ी पानी की वजह से होता है। लोग नहीं समझते। हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोग हर घर नल का जल तो पहुँचाए हैं। हुँ, हुँ। जहाँ अवेयरनेस की कमी है, वहाँ अभी भी लोग क्या करते हैं कि पटवन कर लेते हैं। अपना जो वेजिटेबल गार्डन है, उसमें यूज़ करते हैं, मवेशी को धोने में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और हम लोग बार-बार समझाते हैं कि भाई ये शुद्ध पानी है। जो बोतल का पानी है, उससे बेटर पानी है, हमारा जो पैकेज वाटर आता है, उससे बढ़िया पानी देते हैं, बशर्ते कि वो स्टाफ वहाँ चलाता हो, क्लीन करता हो। कई विरोधी आते हैं, बोले, "अरे! ये तो पानी गंदा आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है।" हुँ, हुँ। वहाँ बैकवाश करने का सिस्टम है। जो ऑपरेटर है उसे वहाँ चलाना पड़ता है, 2 बार बैकवाश करने के बाद पानी पूरा क्लीन आने लगता है। तो कभी स्टाफ अगर नहीं चलाया, पानी थोड़ा आयरन वाला आ गया, तो लोगों को मौका मिलता है दिखाने के लिए, देखो ये पानी खराब है, ये पानी नहीं आ रहा है। तो ये नल जल ऐसा स्कीम है, हुँ, हुँ। अगर विरोधी लगे कि नहीं इसको बदनाम करना है, तो बदनाम कर सकते हैं। कोई नल तोड़ देगा, प्लास्टिक का नल है, देखिए पानी गिर ठीक है। रहा है, या कहीं बंद कर देगा, कहीं पाइप काट देगा, थोड़ा अगर जोर से मार देगा, प्लास्टिक का पाइप है, कहीं डंडा से मार देगा तो भी टूट सकता है। हुँ, हुँ। बोलेगा देखो पानी नहीं आ रहा है, पानी लीकेज है, तरह-तरह का आरोप लगा सकता है। लेकिन अगर लोगों का मन साफ होगा, लोग ठीक है। चाहेंगे कि हमें शुद्ध पानी मिले, तो ये बेहतर पानी है और इसका इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, ये तो हमारी बिहार में गारंटी बच्चों है। का भविष्य बिल्कुल, बच्चों सुधरेगा। का भविष्य ठीक होगा, बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, सर्वे में आ गया, कमी आ गई, बीमारी में कमी आ रही है। जी। शिक्षा एक विषय है जिसका बिहार में काफ़ी ज़िक्र होता है। अभी जो हालिया रिपोर्ट सरकार ने ही ये जारी की थी 23-24 में, तो उसमें ये तो ज़रूर है कि निसंदेह पूरे बिहार में करीब 75% से ज़्यादा साक्षरता दर है। लेकिन मैं एक ख़ास हिस्से में आपका जो है ज़ोर देना चाहूँगा, ध्यान खींचना चाहूँगा कि जो करीबन 20% आबादी है यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति की, उनकी जो शिक्षा दर है वो है 10%, 9.4%। तो बिहार में जो 13 करोड़ की आबादी जो ये रिपोर्ट कहती है जातिगत जनगणना वाली, उसमें से करीबन 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पढ़ने की जो दर है वो 100 में से सिर्फ 10 ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। आप अपने क्षेत्र में पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लोग स्कूल नहीं जाते थे, हुँ, हुँ। जाते थे। अब इसमें बदलाव आया है, अब स्कूलें खुल रही, पहले स्कूल का भी कमी था, टीचर का कमी था, तो बच्चे नहीं जा पाते थे। अब क्या है कि लोगों को सुविधाएँ मिल रही है, हर गाँव में स्कूल खुल रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं और बच्चे जा भी रहे हैं। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई योजनाएँ चलाए कि भाई पोशाक योजना है, हुँ, हुँ। उसके बाद जो खाने का योजना है, जो भी खाना मिलता है मिड डे मील करके, हम लोग वो चलाते हैं ताकि बच्चे वहाँ आए, बच्चे वहाँ पढ़े। इसके अलावे कई बड़ी योजनाएँ चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर पंचायत में हाई हुँ, स्कूल हुँ। की घोषणा, हर पंचायत में लगभग हाई स्कूल बन के तैयार हो गया है। हर अनुमंडल पे कॉलेज खुल रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा-बड़ा काम हो रहा है और मैं छातापुर की बात बताऊँ, हुँ, हुँ। वहाँ एससी-एसटी का एक बड़ा-सा हॉस्टल का निर्माण हुआ है। लगभग 50 करोड़ की लागत से हॉस्टल का निर्माण हुआ है। अगले ही महीने, इसी महीने लास्ट तक उसका उद्घाटन हो जाएगा। इन सब चीज़ों से हम समझते हैं कि शिक्षा के प्रति जो कमी है, जो निराशा है, वो आशा में बदलेगा, लोगों को सुविधाएँ मिलेगी और बार-बार हम लोग कहते हैं, जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है और सबसे अति आवश्यक काम मनुष्य के जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करना है। शिक्षित व्यक्ति कभी भूखा नहीं मर सकता है, उसके लिए रोज़गार के सारे द्वार खुले रहेंगे। अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में बदलाव आएगा, लोग आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल स्कूल भी आपके यहाँ आ रहा है? बिल्कुल, हमने सेंट्रल स्कूल लाए और सेंट्रल स्कूल में कई परेशानियाँ थी, क सारे परेशानियों को दूर करते हुए हमने अपने क्षेत्र में, कई सुपौल परेशानियाँ जिला के मतलब? कई परेशानियाँ, पहले लैंड को लेकर के, परमिशन को लेकर के, भारत सरकार से परमिशन अभी हर जिले में नहीं है सेंट्रल स्कूल।
अच्छा। पूरे राज्य के हर जिले में सेंट्रल स्कूल नहीं है, कई जिलों पे एक सेंट्रल स्कूल है। तो हम शुरू से लगे हुए थे कि सेंट्रल स्कूल सुपौल में आ जाए और सुपौल में आए तो हमारे क्षेत्र में आ जाए, तो इस पे हमने काफ़ी काम किया और पिछले दिनों थोड़ी पॉलिसी का चक्कर था, माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि हम अभी ज़मीन नहीं देंगे या फिर रजिस्ट्री खर्च का कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि रजिस्ट्री खर्च लगेगा। तो एसएसबी, वहाँ पर एसएसबी है, बॉर्डर का इलाका है, एसएसबी है, तो एसएसबी के द्वारा ज़मीन दिया गया कि ठीक है हम लोग यहाँ पर अच्छा, परमिशन देते हैं खोलने के लिए। तो तो परमिशन तो हो सेना गई। ने अपनी हाँ, ज़मीन दे दी। अपनी ज़मीन दी कि ताकि उसमें सेंट्रल के जो एम्प्लॉयी हैं, उनके बच्चों का ज़्यादा स्टेक रहता है पढ़ाई में। अच्छा। तो उन लोगों ने ज़मीन दिया कि ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आ गया था फिर कि रजिस्ट्री खर्च कौन देगा? हुँ, तो हुँ, ये हुँ। रजिस्ट्री खर्च माफ़ नहीं होना था, रजिस्ट्री खर्च बिहार गवर्नमेंट को देना था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि नहीं, रजिस्ट्री खर्च उन्हीं लोगों को देना है, जो ज़मीन देंगे या संस्था अपना बेयर करे। ओके। तो हम काफ़ी प्रयास किए, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। फिर हमने कहा कि जो हम लोगों का विकास का राशि होता है, आप उसमें से पैसा काट लीजिए। फिर वो नहीं, वो भी नहीं हो सकता। हम बोले हम चंदा इकट्ठा करके दे देते हैं, बोला नहीं वो भी नहीं होगा। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब लोगों ने बड़ा आग्रह किया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने आग्रह किया कि कई ऐसे स्कूल हैं जिनका रास्ता थोड़ा अभी बंद है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करते हैं तो कई स्कूलों का रास्ता खुल जाएगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको देखा और गो अहेड तो दिया एक कि किस्म की ठीक है। लड़ाई लड़नी पड़ी वहाँ पे, काफ़ी लंबा समय तक चला, जिसके बाद हम समझते हैं कि वो अब आज जाके वो चालू हो गया और बहुत कम समय में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये नया यात्रा चला था, हुँ, हुँ। इस यात्रा में इन्होंने लगभग 50,000 करोड़ के लागत से पूरे राज्य में विकास प्रगति यात्रा प्रगति में, यात्रा। तो विकास का काम का घोषणा किया और विकास के काम के घोषणा में जितना उन्होंने घोषणा किया, हुँ, हुँ। वो पहला घोषणा हमारे क्षेत्र में मूलभूत हम समझते हैं कि उद्घाटन हो चुका, वो है हमारे रजिस्ट्री ऑफिस। दिखने लग जाए। रजिस्ट्री ऑफिस का हम लोगों ने इमीडिएट, वहाँ के जिला पदाधिकारी ने काफ़ी मेहनत किया और जो बना बनाया बिल्डिंग था उसी को थोड़ा-सा मेंटेन कन्वर्ट। करके और उसमें रजिस्ट्री कार्यालय खोल करके उद्घाटन करा दिया और आज हमारा रजिस्ट्री कार्यालय चल रहा है। रजिस्ट्री इससे भी जिसमें हाँ। खेत खलिहान हाँ, के जो जिससे ट्रांसफ़र होता है तो जी। वो काफ़ी दूर में था, हमारे क्षेत्र में अच्छा, नहीं था, जबकि अच्छा। हर अनुमंडल में होना चाहिए था, तो अनुमंडल के दूसरे छोर पे था। काफ़ी लोग उसमें रहते हैं काफ़ी चूँकि चा बहुत सारी हाँ। चीज़ें लेन-देन चालू रहता है। हर व्यक्ति का ज़मीन खरीदना, बेचना ये थोड़ा-सा हुँ, लगा रहता है लोगों हुँ, का, हुँ। तो उसमें काफ़ी कठिनाई होती थी, तो हमने उसको बीरपुर में कराया, उससे काफ़ी लोगों में उत्साह है कि क यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफ़िस खुल गया, उद्घाटन हो गया। अभी दूसरा ये बड़ा काम हुआ। हुँ, हुँ। तीसरा जो एयरपोर्ट, वहाँ हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, उसको भी हमने उड़ान योजना में कराया और वहाँ से अब जहाज़ें भी उड़ेंगी, बॉर्डर का क्षेत्र है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है कि यहाँ से बड़े-बड़े काम ठीक है। हो रहे हैं एक और तरफ एक ज़बरदस्त बदलाव हो रहा है क्षेत्र में। एक तरफ लोगों के उड़ान की तैयारी हम कर रहे हैं आपके क्षेत्र से, लेकिन बिल्कुल। आप ही के क्षेत्र में इस तरह की भी बातें निकल कर के आती हैं जिसको मैं रखता हूँ, मैं वाइडर पूरा पिक्चर रखता हूँ कि कई जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कहती हैं कि बिहार के 13 करोड़ जो कि 14 करोड़ के आसपास लोग हैं, उनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पूरे महीने में 6,000 रुपए भी आमदनी उनकी नहीं होती। 6,000 रुपए के आमदनी पर आज अपना जीवन जीना कितना कठिन है और उसे किस तरह से आने वाले दिनों में यह सरकार जो आगे आप देख रहे हैं उसको निदान करने के लिए विचार करें। लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, इसको एक लाइन और जोड़ देता हूँ बिल्कुल। सर के अभी जब रिपोर्ट आई थी ना 2024-25 की कि जीडीपी के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य किस स्तर पे है, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो 33वां राज्य है बिहार, यानी कि सबसे आखिर में है। इसका तो जो पैसा मिल रहा है लोगों को, वह पैसा किसी राज्य में इतना कम नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदमों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, हम ये नहीं मानते हैं कि बिहार की इतनी मतलब बुरी हाल है। लोग काम करते हैं, बिहार के लोग कर्मठ हैं, काम पे विश्वास करते हैं, राज्य में भी काम करते हैं, राज्य से बाहर जाके भी काम करते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए हम समझते हैं कि पर्याप्त ही लोग काम करते हैं। हुँ, हुँ। रहा रोज़गार का सरकार के द्वारा, हम लोग इस टेन्योर में लगभग 50 लाख लोगों को नौकरी और रोज़गार देने का काम किया। हुँ, हुँ। ठीक है। दूसरा है कि हम कहते हैं कि हम किसान के आय को दोगुना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसान के आय को दोगुना करेंगे। तो किसान के आय को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या-क्या कदम उठाए, आप इसको अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बड़ा काम हो रहा है। सबसे बड़ा काम जो किसानों को होता है पटवन का, खेतों में पटवन का। जहाँ ₹1000 का डीज़ल जलता था, हुँ, हुँ। वहाँ अब हम लोग ₹100 के बिजली खर्च में पटवन का काम कर रहे हैं।
ठीक। हमारी सरकार अब खेतों में बिजली दे रही है और बिजली से हमारे यहाँ पटवन हो रहा है, पहला। दूसरा, जो बीज है, खाद है, ये सब हम लोग शुद्ध और सही दर पे मुहैया कराते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ था मार्केट। जो किसान हमारे कुछ उपजाते हैं, उन्हें सही मूल्य नहीं मिल पाता था। आप 4 साल का फ़र्क देखेंगे, 4 साल पहले मक्के का रेट बिहार में हुआ करता था 800 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल। आज क्या है? प्रति क्विंटल हम समझते हैं कि 2500 2200 से 2500 रुपए तक जा रहा है। प्रति किलो 8 से 22 पे चला गया। हाँ, ये 8 से 2500 पर चला गया। ये कैसे गया? ये इसलिए गया कि बिहार में इंडस्ट्री लगा, इथेनॉल का फैक्ट्री लगा, दर्जनों इथेनॉल का फैक्ट्री लगा। जैसे जैसे फैक्ट्री चालू होते गया, मक्का का रेट वैसे वैसे बढ़ते चला गया। आज मक्का के किसान काफी खुशहाल है। इसके अलावे और भी जो किसान हैं, उनका भी फसलों का रेट बढ़ते जा रहा है। तो जब किसान हमारे मैक्सिमम 70% हम कहते हैं किसान हैं, तो जब हमारे किसान खुशहाल हैं, तो किसान से रिलेटेड चाहे हमारे मजदूर भाई हैं या फिर व्यापारी वर्ग है, सबको कहीं न कहीं मुनाफा होता है। तो ये फ़ायदा हर जगह जा रहा है और रोज़गार भी हम मानते हैं कि कहीं न कहीं मिलते रहता है, कामों की कमी नहीं है। इसलिए रोज़गार मानते हैं कि आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतना बड़ा बदलाव आया, इतना बड़ा बदलाव आया कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना बड़ा चेंजेज़ आया। ये जब 6 लेन की सड़क है, एक्सप्रेसवे की सड़क बिहार में आ रही है और उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय जो उत्तर बिहार में ये एक्सप्रेसवे पास किया है, उससे पहले दुर्गति हुआ करता था। उस इलाके से पटना आने में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा लगता था। सोचना पड़ता था कि पटना कैसे जाएंगे। अभी 4 घंटे में रहते। कनेक्टिविटी से बड़ा चेंज आता है कि मार्केट मिलता है लोगों को। दूसरा है, जब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसा नहीं कि जो बड़े संवेदक आते हैं वही कमाते हैं, जो स्थानीय लोग आते हैं उनको काम मिलता है। चाहे मिट्टी वाला हो, ट्रैक्टर वाला हो, गिट्टी वाला हो, बालू वाला हो, लेबर हो, मजदूर हो, सबों को रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलता है तो लोगों के पॉकेट में पैसा आता है। तो बिहार में इतना काम अभी चल रहा है, इतना काम चला। आप जिधर जाएंगे, जिस साइड में जाएंगे, या तो रोड बन रहा है, या बिल्डिंग बन रहा है, या स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, रेलवे का काम हो रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो इतना सारा जब डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो रोजगार मिलता है। कहने का आशय है कि बिहार में ही रह के लोगों को कमाने का यही आगे का फ्यूचर रास्ता है। नहीं, बिहार में अभी जो लोग कर रहे हैं, अभी भी कमाई हो रहा है, लोगों को रोजगार बिहार में अभी भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग बिहार के जो बाहर हुआ करते थे अभी बिहार में काम कर रहे हैं, काफी बिहार में वापस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेज में काम कर रहे हैं। और फ्यूचर में जो अगली सरकार हमारी एनडीए की आएगी, उसके लिए भी बड़ा प्लानिंग है। उसके लिए हर जिले में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जमीन एक्वायर किया गया है। हर जिले में इंडस्ट्री पार्क बनेगा और हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल कैबिनेट हो गया, घोषणा हो गया, अब एक्वायरमेंट का काम चल रहा है, हर जगह एक्वायर किया जाएगा। तो इंडस्ट्री पार्क जैसे ही बनेगा और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे, तो हमारा ये मानना है कि जितने इंडस्ट्री वाले प्लान हम लोग कर रहे हैं, उससे करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो रोजगार मिलेगा, लोग कमाई करेंगे, लोगों को व्यापार होगा, मिलेगा, तो लोग बिहार के लोग बिहार में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ रोजगार में काफी संभावनाएं हैं। आने वाले समय में काफी समय, ये मार्केट खुला है, बिहार में काफी काम होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने बीच में बिजली का जिक्र कर रहे थे कि बिजली, और आपसे एक किस्सा जुड़ा हुआ है कि जरूरत पड़ने पे आप ट्रांसफार्मर उठवा लाते थे। वो समय हुआ करता था। वो समय ये था कि जब 2005 में, 5 के पहले लालू जी का राज था, तो उस समय जंगल राज था और जंगल राज का नुकसान था। तो कभी कभी हम लोग भी उसका फायदा उठाते थे कि भाई कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो फोर्सली हम लोग अपना काम करते थे। और फोर्सली जिस तरह से वहां पर हर चीज चलता था, तो हमको लगता था कि भाई हमें भी ये काम करना चाहिए और फिर हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसा कर सकते थे। जैसे ही सरकार बनी 2005 में, पहली बार हम जब विधायक बने तो सरकार नहीं बनी थी, तो उस समय बड़ा डिमांड था कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है। तो हम सहरसा में रहा करते थे। सहरसा में वहां पर ट्रक में ट्रांसफार्मर कभी कभी आता था, 2-4 महीने पे आता था। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रक पकड़ा, भाई बोले एक ट्रांसफार्मर कहीं नहीं लगेगा, सारा मेरे क्षेत्र में जाएगा। तो मैंने फोर्सली सारा पूरा ट्रक का ट्रांसफार्मर उठा के ले गया, अपने क्षेत्र में लगाया। तो लोगों को लगा कि इससे बढ़िया विधायक क्या हो सकता था। ट्रांसफार्मर जल गया मतलब 6 महीना बिजली नहीं आना है।
और वो हमने विद इन वीक विद इन मंथ करके दिखाया। 2-2 ट्रक ट्रांसफार्मर 50 से ज्यादा की संख्या में ट्रांसफार्मर हमने चेंज कराया। उसका ये बड़ा फायदा हमें मिला कि हम 2005 के फरवरी में 2200 वोट से जीते थे और 2005 के अक्टूबर नवंबर में फिर चुनाव हुआ तो हम 24,000 वोट से जीते, बिना किसी कोई काम किए, बिना नाम का, बिना कोई पार्टी का, बस जैसे था वैसे, सिर्फ नाम के विधायक हुए थे। सरकार हमारी नहीं बनी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे कैंडिडेट थे, बट कुछ हो नहीं पाया। सरकार मतलब चुनने के बाद भी सरकार नहीं बनी, मामला लटक गया, पुनः चुनाव हुआ। लेकिन जो 7-8 महीने का समय मिला, हमने इस दरमियान ट्रांसफार्मर बदलने का काम किया और अपराध पर नियंत्रण करने का काम किया, जिसका बड़ा फायदा हमको देखने को मिला और उस समय से लोग कंटिन्यू हमें कर रहे हैं। एक सवाल रह जाता है कि अपराध और लॉ एंड ऑर्डर पे अभी ना ढेर सारी चीजें चर्चा में है। किसी ने कहा कि भाई पटना में किसी अस्पताल में घुस करके अगर गोली चल सकती है तो क्या स्थिति सुधरी है, उसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। देखिए, स्थिति काफी सुधरी, काफी स्थिति में बदलाव आया है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि घटनाएं घटती नहीं है, हम नहीं कर रहे, घटनाएं घट रही है और कुछ बड़ी घटनाएं घटी। अस्पताल की जो घटनाएं, ये बड़ी घटनाएं हैं। लेकिन बदलाव क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ, चेंजेस क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले अपराध हुआ करता था, जो पहले किडनैपिंग होता था, मर्डर होता था, तो अपराधी मिलते थे सीएम हाउस में। सीएम हाउस में अपराधी अपहरण करके बैठते थे और कहते थे कि भाई यहीं पैसा पहुंचाना पड़ेगा। और मामला जब माननीय मुख्यमंत्री लालू जी तक जाता था तो लालू जी कहते थे, अरे क्या जी अपहरण कर लिया, अरे काहे पकड़ लिया, कितना मांगता है, 2 करोड़ रुपया सर मांगता है, कहां से देंगे गरीब आदमी, अरे 2 करोड़ मांगता है, लड़का बच्चा दे दो 1 करोड़, जाओ 1 करोड़ जा दो, दे दिया, जा छोड़ दिया। ये स्थिति हुआ करती थी। जो गैंगस्टर होते थे, मर्डर करते थे, मर्डर करने सब आप लोगों के सामने के किस्से बिल्कुल सामने का, और इसका आपने प्रमाण सुना होगा कि लालू जी के साले ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसी घटनाएं घटती थी। सुभाष यादव ने एक्सेप्ट किया कैमरे के सामने में कि ऐसी घटनाएं घटती थी, लालू जी इंटरफेयर करते थे अपहरण के मामले में। और तो और जब मर्डर हुआ करता था, नरसंहार होता था, तो जब एफआईआर होता था तो अपराधी रोड पर शान से चलता था, कोई उसे पकड़ने वाला नहीं था। और अपराधी पुनः घर में जाकर धमकी देता था, अरे केस किया है, चला केस वापस करो वरना अगली बार गोली और मारेंगे और लोगों को उठा के ले जाएंगे। कम से कम ये नहीं होता है एनडीए की सरकार में। ये सबसे बड़ा चेंज है। अगर घटनाएं घटती है तो अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, इनकाउंटर होता है, एसपीडी ट्रायल चला करके सजा कराया जाता है। फर्क यही है, यही बदलाव है कि अपराधी के दिल में पुलिस का डर है, कानून का डर है। ये हम मानते हैं कि अपराध हो जाता है, अपराधी कहीं न कहीं सर उठाते हैं और इसमें भी कहीं न कहीं विपक्ष का हाथ होता है, क्योंकि जितनी घटनाएं घटती है ज्यादातर पकड़ाते हैं तो पता चलता है कि आरजेडी से कनेक्टेड लोग हैं। ये भी चीज सामने आता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए भी लोग घटनाएं करते हैं, लेकिन कोई घटना करने वाला बिहार में बचेगा नहीं, इसकी भी गारंटी है। एक बड़ी दिलअजीज शख्सियत है हमारे, तो कभी भी आपसे मुलाकात होती है तो मन होता है कि उनके बारे में बात जरूर करें। हम सब मतलब अभी भी मैं देखता हूँ कि हर साल कोई ना कोई कालखंड होता है जब लोग याद कर रहे होते हैं उनको। सुशांत सिंह राजपूत, उनके मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दे दी है, क्लोजर रिपोर्ट दे दी है, और जो भी उससे ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं वो सब अब अपने जगहों पे हैं। आपका एक फाइनल स्टेटमेंट क्या है, क्या हुआ उस पूरे मामले में? आप उनके परिवार से हैं, भाई हैं। देखिए, जिस तरह की घटनाएं घटी, हम लोग सोच नहीं सकते थे कि इस तरह की घटना घटेगी। इस दिन को भी देखना पड़ेगा, ऐसा चीज फेस करना पड़ेगा, हम लोग कभी सोच नहीं सकते। एकाएक हम क्षेत्र में थे, घटना की खबर आई, भागते हुए पटना आए, चाचा को लिए मुंबई गए और फिर वहाँ के थोड़े से कहानी के बारे में सुने जाने तो लगा कि कहीं न कहीं इसकी हत्या की गई और हम लोग अभी भी मानते हैं इसको हत्या कि ये इसकी हत्या की गई। जिस तरह से उसका ग्राफ बढ़ रहा था, जो उसका टैलेंट था, वो वहाँ के जो स्टार वर्ग हैं, जो वहाँ के मठाधीश कहते हैं फ़िल्म स्टार के, फ़िल्मी दुनिया के, उन लोगों को पच नहीं रहा था। तो हमारा पूरा मानना है कि इसके साथ घटनाएँ घटी है। अगर सुसाइड कर लिया, अगर सीबीआई कहती है कि सुसाइड कर लिया, तो ये सुसाइड तक पहुंचाने वाला कुछ न कुछ लोग है जो उसको उस वहां तक पहुंचाया, उसको कंपेल किया, बेबस किया सुसाइड करने के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इतना कमजोर नहीं था कि सुसाइड कर लेता। और कहीं न कहीं उसे घेरने का प्रयास किया गया, कहीं न कहीं उसे प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, कहीं न कहीं अगर सुसाइड फाइनली सुसाइड है
तो सुसाइड करने के लिए कंपेल किया, ये हमारा मानना है। और सीबीआई जो जांच किया है, हम सीबीआई पर बहुत उंगली नहीं उठा सकते हैं, सीबीआई का अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है कि वो सुसाइड किया होगा। और परिवार के लोग जिस तरह से आपका मन नहीं मान रहा है, उस तरह से देश में करोड़ों लोग हैं जिनका मन बिल्कुल 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 What देश next? के जो लोग हैं उनका मन नहीं मान रहा है। तो हम लोग भी बाकी ईश्वर पर छोड़े हैं कि भाई हर दरबार जब बंद होता है तो ईश्वर का दरबार खुला रहता है, वहां फैसला होगा। तो हम लोग ईश्वर के दरबार में है कि भाई जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है, ईश्वर उन्हें सजा दे, ये हमारा। एक फाइनल कमेंट लेंगे कि अभी दिन भर में देख रहा था कि लोगों से आपकी मुलाकात होती है, क्षेत्र से आते होंगे, बिहार से आते होंगे, तो सबसे ज्यादा जो लोगों की आपसे मिलते हैं तो किस बारे में बात कर रहे होते हैं? आपके पास आवेदन सबसे ज्यादा क्या आता है? देखिए, अभी तो डिपार्टमेंट में बैठते हैं, तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पानी टूट गया, यहाँ नल टूट गया, यहाँ ये हो गया। तो वो समाधान हम लोग फटाफट दिन भर करते रहते हैं। और जब फील्ड में होते हैं, क्षेत्रों में होते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ज़मीन से रिलेटेड आता है। ज़्यादा ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, मेरा ये छेक लिया, मेरा वो घेर लिया, मेरा नहीं छोड़ रहा है। तो इस तरह का समस्या आता है। और इन जनरल बाकी समस्याएं भी जो आती है, तो हम लोग सारे समस्याओं का निदान करते हैं। ये और जमीन वाले सबसे पे तो सर्वे वाला काम बिल्कुल अभी हुआ? सर्वे का काम हो रहा है, बिल्कुल उसमें संतुष्टि भी लोगों को है, लेकिन अभी भी मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कई चीज है, कई उलझन है, जो हमेशा कुछ न कुछ घूम करके आते रहता है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा काम हम लोग ये करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आए, तसल्ली से सुनने का जरूर काम करते हैं, ताकि अगले को सेटिस्फेक्शन हो, लोग संतुष्ट होते हैं। जब आप किसी डॉक्टर्स के यहाँ जाएंगे, अपनी बीमारी को बताएंगे, डॉक्टर अच्छे से सुन लेंगे, तो आपको तसल्ली होगी कि भाई डॉक्टर ने सही से सुना, मेरा सही इलाज होगा। तो यही बात आम जन के साथ भी होता है। जब तक आप सुनेंगे, कई लोग सुनते नहीं, कई लोग टाल देते हैं, अच्छा ठीक है चलो देखेंगे। हम लोग समय दे करके लोगों के दुख दर्द को सुनते हैं, समझते हैं, उसे समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो इससे थोड़ा-सा लोगों में ठीक रहता है कि नहीं, उनके पास गए थे तो सुने हैं, काम किए, भरोसा होता है। ये भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, और भरोसा आपके व्यवहार से होगा, भरोसा आपके काम से होगा। तो हमारे इलाके में कम से कम लोगों को भरोसा है कि उनके पास जाएँगे तो कुछ मदद होगा, कुछ हेल्प होगा, कुछ काम होगा। ये भरोसा बड़ी चीज़ है, हम लोगों ने भरोसा पैदा किया है लोगों के दिल में। तो पिछले 5 सालों में या कि उससे पहले एक किस्म का भरोसा लेकर के आए हैं लोगों के बीच में कि वो देख करके ये मानते हैं कि अगर आप हैं तो चीजें बेहतर हैं। बिल्कुल, लोग मानते हैं अपने इलाके में कि इनके रहने से विकास का काम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि शांति व्यवस्था कायम है। लोग उस इलाके में अशांत रहा करते थे, लोग घबराहट में रहते थे। और जब मैं वजह? पहली बार चुनाव लड़ने गया था, तो कई जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ना हम लेबर क्लास की बात करते हैं, ना बहुत हम अपर क्लास की बात करते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग, जो किसान परिवार थे, उन लोगों का एक ही कहना था कि भाई देखिए, आपका नाम सुनते थे हम लोग, आप मेरे यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, हम लोग आपको मदद करेंगे, बस हम लोग का एक काम करिए। हम बोले क्या ऐसा काम है? लोगों ने कहा कि हम लोग दिन भर अपना काम करते हैं और रात भर जग के अपने संपत्ति का पहरा करते हैं, तो हमारा एक काम करिए कि हम लोग शांति से सो पाए, बस ये हमको चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये 2005 की बात है। और हमने उस बातों पे पूरी तरह खड़ा उतरा, लोगों को पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश किया, चाहे वो प्रशासन के भरोसे हो या खुद के भरोसे हो। जरूरत पड़ता है तो खुद से डंडा उठाना पड़ता है तो खुद से भी डंडा उठाते हैं, उसमें आपने भी उठाया हिचकते कभी? नहीं। बिल्कुल, कई बार हम लोग को एक्शन लेना पड़ता है, जब पुलिस वाले नहीं सुनते, बीच बीच में सरकारें बदल गई, बीच बीच में सरकारें बदली, 2 बार हमें विपक्ष में जाना पड़ा। उस परिस्थिति में जो विपक्ष के लोग रहते हैं, जो तथाकथित आरजेडी के लोग थे, गुंडागर्दी पर उतारू हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में खुद से भी डंडा उठाना पड़ा है। जो लोग देखे हैं और लोग समझते हैं कि नहीं, इनके रहने से कुछ हो ना हो, शांति व्यवस्था मेरे यहाँ कायम रहेगा। भविष्य में लोगों का जरूरत ये पड़ेगी तो फिर भी डंडा बिल्कुल उठाएंगे? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगा तो हमेशा हम उस काम के लिए तैयार रहते हैं। जनहित में कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि जनता का हित होगा, जनता का भला होगा, जनता सुरक्षित रहेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। ये हमारा प्रायोरिटी है कि जनहित में हम बिल्कुल, चाहे किसी भी कितना बड़ा आफत का है ना, हम बीच में खड़ा होने का प्रयास करते हैं, कितना बड़ा क्रिमिनल का है ना, हम बीच में खड़ा होने का प्रयास करते हैं, कितना बड़ा माहौल खराब का है ना, हम बीच में प्रयास करते हैं खड़े होने का। और कई चीजें ऐसा सामने आए जो हम लोग मीडिया में नहीं भी बता सकते हैं। आप जाएंगे हमारे क्षेत्र में तो पता चलेगा कि हम लोग किन किन चीजों को फेस करते हैं। मेरा इलाका बॉर्डर के इलाका है, हाँ। पूरा खुला इलाका, नेपाल के इलाका है। जब फ्लड आता है तो वहां से बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं,
कभी हाथी का आतंक हो जाता है, कभी जंगली भैंसा का आतंक हो जाता है, कभी मगरमच्छ आ जाते हैं, कभी बंदर आ जाता है, तो कभी जंगली सुअर आ जाता है। और जितने जानवरों का मैंने नाम लिया, ये जानवर आकर के मेरे यहाँ लोगों को मार चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हर तरह का एक्शन खुद से लेना पड़ता है, जो कानून के दायरे से भी कभी-कभी बाहर हो जाता है, लेकिन वो काम हमें जनहित में करना पड़ता है, वो करते हैं। तो जनता का भरोसा है कि कुछ भी होगा, किसी भी तरह का आफत आएगा तो विधायक जी को खबर करेंगे और 24 घंटे में आएंगे। हमने 20 साल में अपना रिकॉर्ड स्थापित किया है कि 24 घंटे से 25 घंटे हमें नहीं लगता है, चाहे कहीं भी रहे, पहुंचते हैं। 2008 का बाढ़ हो, 2008 के बाढ़ में हमने अपना जान का परवाह नहीं किया। जान मेरी जा रही थी, टीवी पे चलने लगा, विधायक बह गए, विधायक लापता हो गए, विधायक का खत्म हो गए, घर में लोग रोना धोना सब शुरू हो गया, परिवार में लोग रो रहे हैं कि कहाँ ट्रेसलेस हो गया, पानी में बह गए, पूरा टीवी पर ब्रेकिंग चल रहा है कि विधायक लापता, विधायक बह गए। लेकिन बारे में मेरे बारे में, लेकिन मैंने जनहित में काम करता रहा। 1.5 महीना हमें फुल पैंट पहनने का मौका नहीं मिला, हाफ पैंट में 1.5 महीना लगातार पानी में रहे, लोगों के बीच में रहे, जो आज भी लोग याद करते हैं। जब भी फ्लड का कुछ भी चर्चा होता है, लोग हमें याद करते हैं कि फ्लड में नीरज बबलू ने काम किया। कोई कर नहीं सकता है बगैर जान का परवाह किए, एक एक लोगों को कंधे पर उठा के निकालना, सही जगह पहुंचाना, बोट चला के ले जाना, खाना खिलाना, कपड़ा देना, हर तरह का व्यवस्था, पूरी लॉ एंड ऑर्डर फेयर हो गई। जिस दिन बांध टूटा था, 1 हफ्ता तक, हम समझते हैं 4 दिन 5 दिन कोई व्यवस्था सरकारी नहीं हो पा रहा था। लोग मतलब ये अराजक की स्थिति जो बोलते हैं वो हो गई थी, और हर चीज को मैंने खुद से कंट्रोल किया, हर तरह का मुहैया कराया चीजों का। लोग याद करते हैं, अगर आप बेहतर काम करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे। फ्लड का जहां भी चर्चा होगा तो लोग हमें उस जोन में जरूर याद करेंगे। इतना काम हमने किया। अभी भी तो बाढ़ की स्थिति आती है, बहुत नहीं है। जब बांध टूटता है तो फिर इस तरह का आफत आता है, तो उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है कि भाई बांध ना टूटे, काम हो, हर एक साल कुछ ना कुछ काम होते रहता है। लेकिन बाढ़ की समस्याएं बने रहती है, जिसके चलते अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12,000 करोड़ रुपया भी दिया है कोसी इलाके में कि भाई ये बाढ़ का नियंत्रण हो, इस पर काम हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो इन चीजों पर काम चलते रहते। ये समस्याएं चलते रहती है, बाकी हम लोग उससे लड़ते रहते हैं, लड़ने की काम करते हैं। एक बड़ी नायाब बात के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे कि अगर जनहित में जरूरत पड़ी तो हम कानून तोड़ भी सकते हैं, ऐसा नीरज बबलू का मानना है। खास शुक्रिया आपका इस पूरे कन्वर्सेशन के लिए, बहुत बहुत आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।